उत्तराखंड एलटी के लिए मैथमेटिक्स की क्लास में इसके जो पूरा का पूरा सिलेबस है इसको पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, पूरा सिलेबस आपकी क्या इसके में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो भी बता चुका हूँ। अब देखिए आज मैं ये एक्चुअल में पहली यूनिट सेट थ्योरी लिखा है, इसमें पहली यूनिट क्या लिखा है, सेट थ्योरी लिखा है। दूसरी यूनिट मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट दिया है। तो इससे पहले तक जो होता था ना, इससे पहले तक खाली इतना लिखा रहता था, अब आपको इसने इतना अच्छा कर दिया कि टॉपिक भी डिफाइन करके दे दिए, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में खाली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लिखा था पहले, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन टॉपिक में जितने भी मैंने एलटी की क्लासें पढ़ा रखी हैं उन सब में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन टॉपिक पढ़ा दिया था, रेजिड्यू पढ़ा दिया था। वो खाली गलत पढ़ाया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से इस बार कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हटा रखा है, पहले भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो उतना ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। तो इन टॉपिक से ऐसा होगा, आपको पर्टिकुलरली क्या पढ़ना है वो पता चल जाएगा, तो आप उसी टॉपिक को पढ़ पाएंगे। ठीक है, और जल्दी से सिलेबस भी कवर हो जाएगा। अब ये यूनिट 1 की मैं बात करता हूँ, सर ध्यान से देखिएगा, हर एक यूनिट उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैथ्स को पूरा ढंग से पढ़ना है, इसमें फिजिक्स के सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ लेना, मैथ्स का कुछ नहीं छूटना चाहिए, आपको मैथ्स पूरी पढ़नी है सर। जैसे सेट थ्योरी की मैं बात करता हूँ ना, आप सबसे पहले काम कीजिए, एक है 11th एक है 12th, इन दोनों की जो NCERT है, NCERT जो भी NCERT है पुरानी वाली देखिएगा, उसमें नए वाले में शायद कुछ पोर्शन हट गया है, उसके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये तो पूरा ही होगा वैसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों चैप्टर का एक एक वर्ड आपको पढ़ लेना है। एक एक वर्ड का मतलब आपको वो 2-3 बार रट जानी चाहिए, पूरी की पूरी रट जानी चाहिए। ठीक है, ये सेट थ्योरी और रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो LT ASO सब में मिला के मैंने बहुत सारी वीडियो इसमें डाली होंगी, उसमें भी देख सकते हैं। आज इसमें मैं एक टॉपिक उठा रहा हूँ, केवल एक टॉपिक उठा रहा हूँ, उसी से रिलेटेड आपको थ्योरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आप थ्योरी समझेंगे तो क्वेश्चन आपको हो जाएंगे, पहले थ्योरी समझते हैं फिर क्वेश्चन भी कराएंगे, ये टॉपिक करा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं, और कुछ ग्राफ बता रहा हूँ, जो ग्राफ का आपको डोमेन और रेंज पूरा का पूरा याद होना चाहिए, वो दिमाग में बैठ भी जाना चाहिए, है ना। आपने सबने पढ़ी होगी NCERT, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वो ग्राफ आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और अगर आप ये, मैं क्लास तो ले रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं हमसे तो शिवा IAS में हल्द्वानी के नज़दीक है, इधर उधर कहीं हल्द्वानी से आप अप डाउन कर सकते हैं या हल्द्वानी में है तो शिवा IAS में आपकी क्लासें होंगी, ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपका डेमो क्लास अगर आप लेना चाहते हैं तो कल और परसों मतलब 18 और 19 तारीख को फिजिक्स की डेमो होंगी, फिजिक्स की डेमो क्लास होगी, और 20 और 21 तारीख को मैथ्स की डेमो क्लास होगी। आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन में भी मैंने कोर्स जनरेट किया था, पहले ही किया है, सारा कंटेंट उसमें डाल रखा है, इस बार उसको और अपग्रेड कर रहा हूँ मैं। मुझे कंटेंट पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंटेंट पूरा पढ़ा है उसमें। अब अपग्रेड करके मैं क्वेश्चंस के और जितने क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते हैं वो उनमें डालने की कोशिश करूँगा, और अपग्रेड हो जाएगा। और आपको इस बार मैं उसमें नोट्स भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जितने नोट्स पहले नोट्स खुद ही बनाने पड़ते थे, इस बार नोट्स भी मैं दे दूंगा, तो PDF से पढ़ के भी आप कर सकते हैं। अगर जुड़ना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा ऐप का, ऐप में जाके भी जुड़ सकते हैं, अदरवाइज आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ऑफलाइन के लिए मैंने बता दिया, अगर आप ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो शिवा IAS में क्लासें लूँगा मैं। ठीक है, मैथ्स की क्लासें लूँगा और फिजिक्स मैथ्स पेडागोजी सब होंगी वहाँ पे, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं सर। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि एक टॉपिक मैं इसमें आज पढ़ाऊँगा, वो है ये डोमेन, कोडोमेन, रेंज और उनके पहले कुछ ग्राफ बताना। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सर, ध्यान से बात को समझिएगा, डोमेन समझाने से पहले मैंने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन की डेफिनेशन आपको देखिए नीचे प्लेलिस्ट होंगी, वहाँ पे LT के लिए बना होगा, पूरा ढंग से समझाया होगा मैंने फंक्शन किसे कहते हैं, क्या है फंक्शन। एफ मैंने कहा कि एफ एक फंक्शन है, एफ एक फंक्शन डिफाइन है x से y में या a से b में। ठीक है, x से y में, और fx इक्वल टू दिया है 1/x-2, ये दिया है। अब सर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं x इज इक्वल टू इसमें 2 रख देता हूँ, x इक्वल टू मैं इसमें 2 रख देता हूँ,
तो जैसे ही आप F2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 - 2 इज इक्वल टू 0, सॉरी इन्फिनिटी, जो कि कोई रियल नंबर नहीं है। तो यहां से मैं अब डोमेन पे डेफिनेशन डिफाइन करूंगा। द वैल्यू ऑफ x, मैं लिख भी दे रहा हूं उसको, द वैल्यू ऑफ x for which function defined, इसका मतलब क्या हुआ, ये डोमेन की मैंने डेफिनेशन लिखी है। तो यहाँ कोई एक नंबर ऐसा है रियल नंबर में से, वो आपको हटाना पड़ेगा, तो डोमेन ऑफ एफ आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब जब आप डोमेन ऑफ एफ पढ़ना चाह रहे हैं तो डोमेन ऑफ एफ क्या है, रियल नंबर में से 2 हटा दो आप। वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन डिफाइंड, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए आपका फंक्शन डिफाइंड है, उस वैल्यू को आप क्या कह देते हैं सर, डोमेन। मैं आपको डोमेन समझा पाया हूँगा, ठीक है। ये डोमेन की डेफिनेशन है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी मिल जाएगा, नंबर से भी आप अगर कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है सर। तो अब ये मैंने डोमेन की बात बताई, तो अब कुछ फंक्शंस बता रहा हूँ मैं आपको, रियल वैल्यूड फंक्शन कुछ समझा रहा हूँ, उनके ग्राफ बता रहा हूँ और डोमेन भी बता रहा हूँ उनको डोमेन में जाने से पहले उसमें सबसे पहला फंक्शन आता है सर आइडेंटिटी फंक्शन, जिसको आप y इज इक्वल टू fx लिखते हैं, इज इक्वल टू x कहते हैं। दिस इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब हो क्या रहा है, x की सारी वैल्यू के लिए y भी कहाँ चला जा रहा है, x पे चला जा रहा है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो सर इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, जब आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y भी 0, 1 रखते हैं तो y भी 1, 2 रखते हैं तो y भी 1, 2, 3 रखते हैं तो y भी 3, ऐसे आगे को पीछे को आते हैं, ये वैल्यू रखते हैं तो -1 पे y भी -1, -2 पे, -3 पे, इस तरीके से जब आप इस ग्राफ को जनरेट करेंगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, ये एक लाइन ऐसी मिलेगी। तो ये ग्राफ किसका हो गया सर, ये पूरी -∞ से इन्फाइनाइट तक चली जाएगी, y इज इक्वल टू x का ग्राफ हो गया। अब इसमें आप खुद ही देखिए, ये मैं जो 7-8 फंक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ उसके डोमेन आपको पूरा याद होना चाहिए, डोमेन और रेंज। डोमेन ऑफ एफ की मैं बात करता हूँ तो डोमेन ऑफ एफ का मतलब क्या हुआ, अच्छा कोडोमेन और रेंज में भी डिफरेंस होता है, आप पढ़िए उसको पहले बढ़िया तरीके से। डोमेन ऑफ एफ की अगर मैं बात करता हूँ तो अभी डेफिनेशन क्या लिख रही है आपके सामने लिखिए, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है। सर ये एक्स की तो सारी वैल्यूज के लिए डिफाइन है, सारी मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इसका डोमेन क्या आ जाएगा सर, आर आ जाएगा। रेंज मतलब क्या हुई, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज मतलब y की वैल्यू, x की जो वैल्यू के लिए y जहाँ जहाँ डिफाइन है, y की वैल्यू जब वो डिफाइन है, ठीक है, तो x की कोई भी वैल्यू रखो उसके क्रॉसपोंड y की भी सारी वैल्यू ले रहा है, तो इस फंक्शन की रेंज भी क्या हो जाएगी सर, r हो जाएगी। आप देखिए सारी x की वैल्यू ले रहा है, उसके क्रॉसपोंड जो y आ रहा है, ये लाइन भी तो -∞ से ∞ तक जा रही है, तो इसका मतलब डोमेन भी क्या हो गया, इसका r हो गया, और इसका रेंज भी क्या होगी, r होगी। दूसरा फंक्शन मैं आपको बताता हूँ, दूसरा फंक्शन देखिएगा, ये 7-8 फंक्शन तो फिर बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल बढ़िया से आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। दूसरा फंक्शन मैं ले रहा हूँ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन है आपका r से r में डिफाइन, रियल वैल्यू तभी बोल रहा हूँ मैं आपको, रियल वैल्यूड फंक्शन से है, r से r में डिफाइन है, y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू fx, fx is equal to c for all x belongs to r। कोई भी r आप ले लें, कोई भी r आप ले लें और उसको क्या करें, कोई भी r आप ले लें, ये क्या है आपका इन्फिनिटी है प्लस का, और ये -∞ ले लें, r का कोई भी वैल्यू ले लें, तो अब आप जाएंगे सारी x के लिए वैल्यू आपकी c होगी। c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कांस्टेंट फंक्शन, वो पॉजिटिव होगा तो ऊपर साइड हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो नीचे हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू कांस्टेंट ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, आपने कक्षा 10th में पढ़ा हुआ है। तो मैंने c लिखा है, तो c पॉजिटिव भी हो सकता है, c नेगेटिव भी हो सकता है,
तो ये लाइन मैंने ये बना दी, वो डिपेंड करेगा कैसा है। तो y इक्वस टू सी मिल गया आपको। तो ये एफ एक्स इक्वस टू मान लेते हैं सी की वैल्यू कुछ भी रख दो आप, यहाँ पे आप एफ एक्स इक्वस टू 2 रख दो, है ना, ये 2 ही लाइन वाली हो जाएगी। एफ एक्स इक्वस टू 2 -2 रखेंगे तो नीचे बन जाएगी। तो सर देखिए इसकी रेंज की जब मैं बात करूंगा, रेंज ऑफ माय फंक्शन, डोमेन तो देखिए x की सारी वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। डोमेन ऑफ r कहेंगे, डोमेन ऑफ f कहेंगे, वो तो r ही आएगी। मैं सर इसकी रेंज की जब बात कर रहा हूँ तो रेंज देखेंगे आप, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, रेंज एक कांस्टेंट नंबर 1, ये क्या आ गया कांस्टेंट। रेंज क्योंकि सेट होता है, रेंज क्या होता है, सेट होता है, तो रेंज क्या होगी इसकी, ये कांस्टेंट सी होगी। अब यहाँ से मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, क्या दुनिया में कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता भी है जिसका रेंज सिंगलटन सेट हो। अभी जो हमने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग ही मिल गया एक, कितने सारे ऐसे होते हैं इनफाइनाइट होंगे, लेकिन मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो एक फंक्शन तो मैं ढूंढ पाया हूँ, कम से कम एक फंक्शन तो मेरे पास है ही है एग्जाम्पल के लिए, कि जिसका जो रेंज है सिंगलटन सेट है। तो ये कह दूंगा मैं क्या, सिंगलटन सेट मतलब जो एक ही एलिमेंट्स को कंटेन करता है। तो ये फंक्शन क्या था, कांस्टेंट फंक्शन, इसका रेंज क्या हो गया आपका, सिंगलटन सेट हो गया। बात करता हूँ तीसरे फंक्शन की। मैंने कहा आपसे 7-8 फंक्शन आपको इनके डोमेन एज वेल एज रेंज पूरी तरीके से सर दिमाग में बैठे होने चाहिए। तीसरा फंक्शन ले रहा हूं मैं, कांस्टेंट फंक्शन लिया मैंने, आइडेंटिटी फंक्शन लिया मैंने। अब पॉलिनोमियल फंक्शन तो आप पॉलिनोमियल पर डिपेंड करता है जितने डिग्री का होगा। पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो कोई फंक्शन मैंने पॉलिनोमियल लिया, जैसे ये देखो, ये कोई पॉलिनोमियल था, तो इसके कितने रूट हैं कहूँगा तो एक्स एक्सिस को जितनी बार ये कट कर रहा है उतने इसके रूट आ जाएंगे। क्वाड्रेटिक होगा तो 2 बार कट करेगा, और उसकी भी 3 सिचुएशन आती हैं। क्वाड्रेटिक की अगर हम बात करें तो ऐसी सिचुएशन आती है एक, ये एक्स ऐसा ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, नो रियल रूट आ जाएंगे इसमें, और एक ही ऐसी भी हो सकती है, ऐसी सिचुएशन ये कट कर रहा है एक ही रूट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हो जाएंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन वो हो गया अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, हम उनको अलग अलग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे क्वाड्रेटिक का बताया आपको, इसी तरीके से क्यूबिक भी हो सकता है। क्यूबिक क्या होता है, ऑड फंक्शन है, इसलिए वो जो अपोजिट क्वाड्रेंट हैं उन अपोजिट क्वाड्रेंट्स में क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ठीक है। क्यूबिक फंक्शन की आप बात करोगे ना, मैं जरा सा आपको समझाने की कोशिश करूँ तो क्यूबिक फंक्शन जो होगा अपोजिट क्वाड्रेंट में, मैंने एक वर्ड बोला ऑड फंक्शन, वैसे भी यहीं से आपको एक नई डेफिनेशन मिल रही है। देखो ऑड फंक्शन जो होंगे अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। जैसे क्यूबिक फंक्शन का आप ग्राफ बनाएंगे ना, जरा सा ये इस तरीके का ऐसा बनेगा, जरा सा आगे जाके ऐसे आएगा, ठीक है, इसे आएंगे ये, और ये क्यूबिक अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। जैसा ये ग्राफ यहाँ को बन रहा है वैसे ही ग्राफ यहाँ को भी बनेगा, ये क्यूबिक फंक्शन है, ठीक है। क्यूबिक फंक्शन की अगर बात करोगे तो आप डोमेन रेंज आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो वो तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, उसका डोमेन और रेंज तो बहुत भारी चीज़ नहीं है, आप आसानी से उसको डोमेन और रेंज उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा था अगले फंक्शन की, जो इम्पोर्टेंट फंक्शन में आता है। उसमें देखिएगा अगला फंक्शन क्या है, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन की पहले सर डेफिनेशन डिफाइन कर लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है। तो मॉड ऑफ एक्स जो वैल्यू हमें देता है वो एक्स देता है जब एक्स ग्रेटर इक्वल देन 0 हो, और यही वैल्यू सर माइनस एक्स दे देता है जब एक्स लेस देन 0 है। तो इसका मतलब लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिएगा ये 0 से बड़े वैल्यूज हैं, और 0 होगा तो 0 पे 0 वैल्यू लेगी, क्योंकि इक्वल भी यहाँ पे लिख दिया मैंने। उस 0 को नीचे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आना है उसमें, -0 का कोई मतलब होता नहीं है, 0 ही हुआ। अब देखिए ये अगर मैं बात करूं, ये माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट लाइन है। इस लाइन में जब मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू लेता हूं, ये लिखा है पॉजिटिव, या 0 लेता हूं, तो वो उसी पे आ जाता है। मतलब 5 लिखूं तो उसका मॉड 5 ही हो जाएगा। और अगर निगेटिव वैल्यू लेता हूं, निगेटिव वैल्यू मतलब x की वैल्यू मैंने क्या ली, -6 ले ली, ये तो निगेटिव ही रखूंगा, यहाँ पे -6 लूंगा, तो ये जो मॉड आएगा वो वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव ऑफ माई वैल्यू।
वैल्यू कितनी है मेरी, -6 है, तो तब मॉडुलस की वैल्यू सर 6 होती है। क्यों पॉजिटिव होती है उसका लॉजिक ये आपको समझा दिया मैंने। ठीक है, तो सर मॉड की अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान से सुनिएगा, इसका ग्राफ जो होता है ये मॉडुलस का, अरे यार, मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होगा आपका, ऐसी लाइन होगी, ये लाइन ए 0 पे कट कर रही होगी, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, तो ये ग्राफ बन गया। इस ग्राफ से आप देख रहे होंगे ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तो है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अगर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन में आपसे कहूँ डोमेन ऑफ एफ, तो इस फंक्शन का डोमेन आप देख रहे होंगे ऑल रियल नंबर है, सारे रियल नंबर के लिए आप ये निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप रेंज पे जा रहे हैं, इसकी रेंज मतलब वाई की वैल्यू है ना, रेंज कहाँ मिल रही है, आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं सर, देखो आर से आर में, तो इसका मतलब डोमेन में आर आएगा और कोडोमेन में भी आर आएगा। लेकिन रेंज में जरूरी नहीं है कि सारे रियल नंबर मिल जाएं, जैसे कि इसीलिए मैं बता रहा था कोडोमेन, और ये पूरा का पूरा ये कोडोमेन है, और जितने मैप्ड हुए हैं, जो मैपिंग मिल रही है आपको, मैपिंग क्योंकि पॉजिटिव पे जा रही है, सारी वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है आपको, नॉन नेगेटिव कह सकता हूँ उसको, पॉजिटिव नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी रेंज हो जाएगी। तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 इंक्लूड हो रहा है इसमें, और ये इन्फिनिटी, तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर आ रहे हैं इसमें। नॉन नेगेटिव में 0 भी इंक्लूड होता है, और जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जिनकी हम बात करते हैं, तो पॉजिटिव में 0 इंक्लूड नहीं होता है। तो सर ये डोमेन और रेंज मैंने इस फंक्शन की भी बताई आपको। अभी जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ना, तो अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है, इनका डोमेन रेंज पता है, तो उन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, पहले डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। एक फंक्शन और आता है सर, 2 फंक्शन और बता रहा हूँ, उसमें से आपको एक फंक्शन बताता हूँ मैं, सिग्नम फंक्शन। क्या, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। अगर मैं सिग्नम फंक्शन की बात करता हूं, तो सिग्नम फंक्शन देखिए सर, सिग्नम फंक्शन किस तरीके से डिफाइन होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू, सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको 1 मिलेगा जब x 0 से बड़ा हो, और आपको 0 मिलेगा जब x इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो, और -1 मिलेगा जब x लेस देन 0 होगा। रियल वैल्यूड फंक्शन था, फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन था, r से r में डिफाइन था। अब आपको खुद ही पता चल गया इसका रेंज रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस आ गया है। x क्या चीज़ है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ आप खुद देखेंगे, यहाँ पे ग्राफ में मतलब y की वैल्यूज मिलेंगी, x की वैल्यू के करस्पॉन्ड y की वैल्यू मिलेंगी। ग्राफ क्या कैसा बनेगा, देखो ये मैंने एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करी, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश हो जाएगा, और ये आपका y है, ये y डैश हो जाएगा, ठीक है, ये y डैश हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, वो लिखा है आपके सामने ही। जब x को 0 लेता हूँ तो 0 पे है ये, और जब हम 0 से बढ़ा लेते हैं तो यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ, ये 1 पे चला गया, यहाँ से 0 पे तो 0 था, अब ये चला गया y इज इक्वल टू, ये 1 हो गया, ठीक है ना, y इक्वल टू 1 की वैल्यू मिल गई, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है ना, और अब जैसे ही 0 के बगल से स्टार्ट किया मैंने, सर्कल नहीं है, ये वाला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, 0 भी इंक्लूड है इसमें, ये 0 भी इंक्लूड है इसमें, ठीक है, 0 पे तो 0 वैल्यू थी, और यहाँ लिखा है ना, देखो 0 से 0 पे 0 है, और जैसे ही 0 से बड़ा कोई भी नंबर लिख रहा हूँ मैं, जस्ट बगल वाली लाइन से स्टार्ट हो जा रहा है, यहाँ से 1 पे, और 0 से छोटी वैल्यू मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इसको, तो ये चला जा रहा है जंप करके -1 पे, तो ये y इक्वल टू माइनस का 1 हो गया। x तो सारी वैल्यू ले रहा है, लेकिन y कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ले रहा है सर। तो डोमेन ऑफ f जब मैं लिख रहा होता हूँ, तो डोमेन ऑफ f तो क्या है, ऑल रियल नंबर है सर। डोमेन ऑफ f की मैं बात करता हूँ, तो ये डोमेन ऑफ f तो क्या है, ऑल रियल नंबर है, सारी वैल्यू लेगा। लेकिन जब मैं इसकी रेंज की बात कर रहा होता हूँ, रेंज ऑफ f की बात कर रहा होता हूँ, तो रेंज का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेंज क्या आ जाएगी इसकी, रेंज ऑफ f आपको खुद ही पता चल गया, ये क्या हो गया, 0, -1 और +1। अब यहाँ से क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, क्या कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसका डोमेन जो हो,
क्या कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसका डोमेन जो फाइनाइट सेट, अभी मैंने सिंगलटन वाला बताया था, फाइनाइट सेट में वो भी आ गया, और ये भी कम से कम मुझे एक फंक्शन तो ऐसा मिल ही गया है जिसका डोमेन जो है आपका फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट तो है, सेट को फाइनाइट और इनफाइनाइट हम अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एलिमेंट कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है ना सर, तो इसलिए इस सेट को आप फाइनाइट सेट ही कहेंगे। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही हम डिफाइन करते हैं। दूसरा आपको बताता हूँ, एक और फंक्शन लेता हूँ, आप इनके डोमेन भी बता रहा हूँ, डोमेन और इनकी रेंज, इनके बारे में जितना कुछ एनसीईआरटी में लिखा है सब कुछ एक एक वर्ड टू वर्ड आप पढ़ डालिए, ठीक है। वैसे भी आपको ये पढ़ाना भी है बाद में, तो आप अभी तैयारी करके उसको पूरा पढ़ लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है उसको पहले डिफाइन करता हूँ। पहले इसकी डेफिनेशन समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिएगा, नाम है इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर क्या आएगा वो नाम से ही बन गया, ठीक है। इसमें फ्लोर फंक्शन भी होता है, सीलिंग फंक्शन भी होता है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पहले कहानी समझा रहा हूँ। ये 0 था, और यहाँ पे आपके पास नंबर इंटीजर भी होंगे और फ्रैक्शनल भी होंगे। पहली बात तो आप ये समझिए, जब आपके पास x इंटीजर होता है, इंटीजर में कैसा कैसा हो सकता हो, x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 50 हो सकती है, 55 हो सकती है, और नेगेटिव में -6 होती है, -7 हो सकती है, और -1 भी हो सकती है। ये इंटीजर होगी। तो वो कहता है जब आपके पास ग्रेटेस्ट x इंटीजर है तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू तो इंटीजर ही मिलेगी। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 निकालो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 निकालो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 55 निकालो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -6 निकालो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -7 निकालो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 निकालो। तो जो इंटीग्रल वैल्यू है वही आंसर में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जो इंटीजर है वही मेरा आंसर आ जाएगा। ये देखो, ये आ जाएगा। लेकिन जब x, ये कब केस है? जब x आपका इंटीजर है। आंसर वही लिख दो। मैंने कहा जब x आपका इंटीजर है तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू वही लिख दो, जैसा मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। अब इंटीजर के अलावा नंबर फ्रैक्शनल भी तो होता है, और फ्रैक्शनल में पॉजिटिव भी होता है आपका, निगेटिव भी होता है, दोनों साइड जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, ये 0 था, ये 1 था, और यहाँ नंबर ले लेता हूँ, ये -4 था, ये -3 था, कोई भी हो सकता है। इन पे तो वैल्यू वही आ जाएगी। इसके बीच के नंबर जब आप लोगे यहाँ तक, तो वो क्या देगा? अगर मेरे पास x फ्रैक्शनल है, जैसे x की वैल्यू में पहले यहाँ दे जाता हूँ, 0.9 है, कुछ भी हो सकती है। x की वैल्यू 0.8 है। इसमें क्योंकि 0 से 1 तक लिए हैं, आप आगे बढ़ोगे तो 2 आ जाएगा, तो 1 से 2 तक के भी कोई नंबर ले लो, और इसकी वैल्यू है 1.2 है, चाहे 1.9999 कुछ भी है, ठीक है, और 1.5 है। तो जब आप इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो आप क्या करो, जो भी दो इंटीजर हैं उनके लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर लिख दो। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? 0.9 है तो 0.9 से पहले जो सबसे बड़ा इंटीजर पड़ रहा है, बाद नहीं, पहले। 0.9 तो यहाँ कहीं हो गए, 0.9 से पहले जो इंटीजर पड़ रहा है वो क्या पड़ रहा है? 0 पड़ रहा है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड में चले जाओ आप। 0.8 से भी क्या पड़ रहा है? 0 पड़ रहा है। 1.2 पे जाओगे तो 1.2 कहीं यहाँ पे होगा, उससे पहले लेफ्ट साइड पे कौन पड़ रहा है आप देखेंगे, तो ये कौन पड़ रहा है? लेफ्ट साइड पे 1 पड़ रहा है। 1.99 के भी लेफ्ट पे 1 पड़ रहा है, 1.5 के भी लेफ्ट पे 1 पड़ रहा है। अब इसी तरीके से नेगेटिव पे जाता हूँ मैं। देखो, मैंने आपको एक वर्ड बताया लेफ्ट है यहाँ पे, तो उस वर्ड को अपने दिमाग में बैठा लो। आपने -3.3 लिया और माइनस का 3.7 ले लिए, तो इनके आप यहाँ कहीं 3.3 होगा माइनस का। मैंने कहा उसकी लेफ्ट साइड पे जाओ आप, लेफ्ट साइड ये हुआ, और -3.7 यहाँ कहीं होगा, फिर लेफ्ट पे जाओ, जो लेफ्ट में पढ़ने वाला इंटीजर है ना सर, वो आंसर आ जाएगा -4। ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ इसमें। देखो, अगर मैं यहाँ से कोई नंबर ले लेता हूँ -4.6, तो आप यहाँ पे बड़ा छोटा मत देखो, आप उसके लेफ्ट साइड पे जाओगे, जो आंसर होगा वही लिख दोगे।
माइनस का 4.6 के लेफ्ट साइड पे कौन होगा इंटीजर पहला, माइनस का 5 होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूँ मैं आपको इन फंक्शंस के बारे में समझा पाया हूँगा। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछिए, कम से कम इतने। अगले लेक्चर में मैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा आपको, क्वेश्चन कैसे बनते हैं और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इतना करिए पहले, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।